अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हीरा जावेद। नाज़रीन, मुख्तलिफ मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन हमारा पहला मौज़ू जो है वो ये है कि अफगानिस्तान से इनखरा जो है अमरीकी फ़ौजियों का वो मुकम्मल हो चुका है और 20 साल बाद अफगानियों को आज़ादी मिल गई है। इसी पर ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूनुस भाट साहब। यूनुस साहब, बताइएगा कि 20 साल बाद 20 साल की जिद्दोजहद अफगानियों की और बिलाखिर आज उनको आज़ादी मिल गई, अमरीकी फौजी जो है वो इनखला करके अमरीका रवाना हो गए हैं। इस हवाले से मैं हीरा जवेद ये कहूँगा कि अमरीका ने जो ऐलान किया था उनकी डेडलाइन थी 31 अगस्त तक कि 31 अगस्त तक वो अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर छोड़ देंगे और अपनी जितनी भी वहाँ फोर्सेस उनकी मौजूद है वो उसको वापस बुलवा लेंगे। इसी हवाले से उनका कई दिनों से इनखला जारी था। उनके जो फौजी थे, उनकी जो फोर्स थी वहाँ, वो उनको आहिस्ता आहिस्ता नकार रहे थे। आज के बाद अफगानिस्तान में जो बाकी कंट्रोल जो तहसीबात हैं, वहाँ के जो हसास मकामात हैं, उन पे अब तालिबान का कंट्रोल आ जाएगा। काबुल एयरपोर्ट पर आखिरी जो लम्हात थे, आखिरी जो दिन चल रहे थे, आखिरी जो दिन अब गुजर रहे थे इनखला के बाद, वहाँ एक आपने देखा होगा कि दाश की तरफ से इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने एक वहाँ धमाका भी किया है जिसमें हलाकतें भी हुई हैं। और उसके बाद भी अमेरिका ने कहा था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम अपनी जो फोर्स है वहाँ से निकाल लें। और वो रात के गए तक वहाँ से जो बाकी उनकी मादा फौज थी, जो बाकी उनकी फोर्सेस थी, वो जो सामने बात आई है वो 5 हथियारों की सूरत में उनको लेके वहाँ से वापस चले गए हैं। और अब जो काबुल एयरपोर्ट है उसका कंट्रोल भी मुकम्मल तौर पर तालिबान के हवाले है, तालिबान के कंट्रोल में है काबुल एयरपोर्ट। और वहाँ तालिबान अब पूरी तरह जो अफगानिस्तान में है उन्होंने इसका कंट्रोल हासिल कर लिया है। जी, ये बताइएगा कि तंसीबात का जिक्र किया जा रहा है कि अमरीकी फौजी जो है जाते हुए तमाम तंसीबात, और बताया जा रहा है कि 70 के करीब तैयारे जो हैं वो भी तबाह कर गए हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है। जो अखबारात की खबरों से बातें सामने आ रही हैं या जो मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर खबरें चल रही हैं, वो यही चीजें सामने आई हैं जो शवाहद मिल रहे हैं। वाकयाती शहादतों के मुताबिक जो चीजें हैं, यानी शाहदीन का कहना है कि अमेरिका की जितनी भी वहाँ तंसीबात थी, जो उनके वहाँ असला था, जो उनके वहाँ जरूरी बाकी जो उन्होंने वहाँ फोर्सेस अपनी तैनात की थी और उसको लड़ने के लिए सामान फराहम किया था, वो सारा वापस तो लेके नहीं जा सके। अभी उनके जो बाकी फोर्स थी उसके पास जो असला छोड़ दिया गया था और उसके अलावा भी जो वहाँ बहुत ज्यादा जंगी सामान था, उन्होंने सारे सामान को बिल्कुल ऐसे ही है कि नजर आतिश कर दिया है और सारा सामान उन्होंने अपना तबाह कर दिया ताकि वो किसी के हाथ ना लग सके। और ये भी बताया गया है कि उनके पास अफगानिस्तान की कई बहुत सी ऐसी हसास मालूमात भी उसमें शामिल थी, कई ऐसी चीजें भी थी जो बड़ी कॉन्फिडेंशियल थी, वो भी उन्होंने तबाह कर दी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी स्टोरी की जानिब। तो आयशा अकरम केस के बारे में तो आपको पता ही होगा। इस तरह के वाकयात जो हैं, इस केस के बाद मजीद जो वीडियोस हैं वो सामने आई थी, और वीडियो सामने आने के बाद जो मुख्तलिफ जो पहलुओं को अगर देखा जा रहा था तो उसमें ये बताया जा रहा था कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कोई मौसर इकदाम किया जाएगा। तो इसी जानिब IG पंजाब जो है IG पंजाब इनाम गनी ने एक अहम फैसला किया है। उन्होंने एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल्स कायम करने का हुक्म दे दिया है। इस पर भी बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले।
ਇਹ ਛਾਬੇ ਉੱਤੇ ਛਾਬਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨੂ ਬਾਬਾ। फोन बहुत यूज करती हूँ, इंटरनेट यूट्यूब लगा लें। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟਿਊਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਸਿਰ ਕਰ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਜੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਦੰਦ ਨਾ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। आज एक्चुअली मैं बहुत बुरे हुलिये में निकली हुई हूँ। ਚੰਗਾ ਹੁਲੀਆ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛੇੜਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। आप इतने बूढ़े हो गए हैं, मेरा मतलब। ਬੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਖੱਲ ਝੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਬੇਟਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਰੂਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि घबराना नहीं, तो मीरा को भी घबराना नहीं चाहिए जी। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਬੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਚਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਾਗੇ ਵਾਲੇ ਕਰੇਲੇ ਖਾ ਲਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧੜ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਿਆਰੇ ਜੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਬਤ ਦਿਲ ਬਹਾਰ ਚ। ਆਏ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ ਲੈਣਾ, ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। चंद अदर जो टिकटॉकर्स हैं या लड़कियां जो भी ਫਿਰ ਟਿਕਟੌਕਰ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂੰ। ਕੀ ਪੜਦੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਾਲੇ ਸ਼ਮ ਪੜਦੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲਾ ਇਲਮ भी समझ। देखिए तंज़ो मज़ा से भरपूर प्रोग्राम जरा सुनिए तो जुमा से इतवार रात 10:30 बजे सिर्फ टीवी टुडे पर। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान बिलाखिर आज़ाद हो गया और अमरीकी फौजी जो है वो इनखला के बाद अमरीका रवाना हो गए हैं। यूनुस साहब से बात करेंगे। यूनुस साहब बताइएगा कि क्या तालिबान हुकूमत जो है संभालने में कामयाब हो पाएगी अफगानिस्तान को? इसके लिए मैं हिरा ये कहूँगा कि तालिबान जो एक जंगजू कौम है और 20 साल बाद उन्हें दोबारा इक़्तिदार मिला है, और पहले भी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत रही है, लेकिन उनका पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल नहीं था। इस वक्त तालिबान का तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल है। अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि तालिबान की टीम ने जो हमारे मगरबी ममालिक थे, मगरब को जिस चीज़ों पे इनके साथ शिकायत थी कि ये ख़वातीन के साथ सलूक ठीक नहीं करते, ख़वातीन को ये कहते हैं कि ये स्कूल नहीं जा सकती, ख़वातीन को ये बाज़ार निकलने के लिए बड़ी पाबंदियाँ उनके मुतल्लिक़ थी कि ये आयद कर देते हैं और ख़वातीन वहाँ उनके हकूक़ की पामाली की जाती है। लेकिन इस दफ़ा अफ़गानिस्तान में मौजूद जो तालिबान है उन्होंने अपना कंट्रोल संभालने के बाद ये ऐलान किया है कि वो न सिर्फ ख़वातीन के हकूक़ का बाकायदा ख्याल रखेंगे बल्कि ख़वातीन को वो अपनी हुकूमत में भी शामिल करेंगे और इस पर उनके सलाह मशवरे जारी हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो इस वक्त पूरे बरसगीर के और एशिया में खित्ते में मौजूद है, जो उसको जिस हवाले से जिस नज़रिए से देखा जा रहा है वो बड़ी तवज्जो तलब है, और जो उसके हमसाया मुमालिक हैं उनके लिए भी बड़ी अहमियत की हमल है। पाकिस्तान को उससे बड़ा मुतासर इलाका है जिससे इसकी सूरत बड़ी मुतासर होती है, और इसी तरह ईरान का इलाका है जो उससे बड़ा मुतासर होता है, और इसी तरह अब जो भारत है उसने भी ज़बरदस्ती वहाँ जाके कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी ताकि वो अपने हमसाया मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहे तो वहाँ बैठकर नुकसान के लिए जो भी वो पहले करवाते रहे हैं वहाँ से ही इस तरह के मामलात या इस तरह की गड़बड़ करें कि पाकिस्तान के अमन व अमान को नुकसान पहुँचा सकें। इस हवाले से अब बड़ी खुशहाल बात यह है कि अब अफगानिस्तान ने वहाँ न सिर्फ अमन कायम किया है, अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ठीक है यूनुस साहब, हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मियां हारून रशीद ने। वार्मली वेलकम कहते हैं सर आपको। सर बताइएगा कि इनखला तो मुकम्मल कर लिया गया है, अब अफगानिस्तान की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं?
तो बड़ी क्लियर कट होगी क्योंकि रात को इनका आज डेडलाइन थी। जी अमेरिका भी चला गया वहाँ पे, नेटो भी चला गया, बाकी दीगर जो अफवाज थी वहाँ चली गई। असल अब तो इम्तिहान शुरू होना है अब तालिबान का, कि जो उन्होंने अपना लोगों से वादे किए हैं पूरी दुनिया से, अब उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कितना होता है, असल ये चीज देखने वाली है। उसके बाद फिर TTP जो पाकिस्तान है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसके जो हमारे ऊपर फैक्ट पहले थे, जो शरारत थे, उनको अब खत्म करना है, उसमें कितना वो हमारे साथ ताउन करेंगे। ये 2-3 इशू बहुत अहम है। तो अब चूंकि उन्होंने हुकूमत बनाने के लिए अपना सारा प्रोग्राम शायद शुरू कर दिया है और उन्होंने प्लानिंग की हुई है। अब वो तालिबान चेंज हो गए हैं, 20 साल उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। अब उनको अंदाजा हो गया कि दुनिया के साथ मिलने के लिए हमें अपने जो पहले सख्त कवानीन थे उनको नरम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा इशू वहाँ पे इंसानी हकूक है। इंसानी हकूक के ऊपर उनको बहुत काम करना पड़ना है, खवातीन, खासतौर खवातीन और बच्चों के लिए। वो खवातीन वहाँ पे बहुत डिप्रेस हैं, वो बहुत ज्यादा खौफजदा है कि हमें शायद बाहर ना निकलने दें, तलीम का मसला बन जाए हमारे लिए। तो ये 3-4 चीजों पर वो फोकस किए हुए हैं। अब सिर्फ उनका इंतजार करना कि हुकूमत, जब उनकी हुकूमत बन जाएगी उसके बाद वो देखते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ नियर जितने इलाके हैं, ईरान है, चीन है, रशिया है, इंडिया भी देखना, इंडिया का बिल्कुल वहाँ पे नेगेटिव हो गया, वो खत्म हो गया। इंडिया हमारे ऊपर बैठा हुआ था वहाँ बैठ के, वो हमें नुकसान भी जा रहा था, हमारी मैशत को नुकसान जा रही थी, अपना की पैक हमारा बहुत डिस्टर्ब था। लेकिन ये है कि अब रास्ते खुलेंगे, नए दौर में दाखिल हो जाएंगे हम लोग, और तालिबान का इम्पैक्ट पाकिस्तान बहुत बढ़ेगा क्योंकि मजहबी जमातें यहाँ पे भी हैं जो उनके साथ एफिलिएशन भी रखती हैं, उनके साथ उनकी हमदर्दियाँ भी हैं। तो ये चीजें काफी ज्यादा बेहतर होगी, मेरा ख्याल इंशाल्लाह बेहतरी जाएगी इसकी काफी ज्यादा। जी मियां, अच्छा हिरा साहब, मेरा मियां साहब से ये सवाल है। मियां साहब, हमारी पाकिस्तान की जो यहाँ की सियासी सूरत हाल है, हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने तो बड़ा सपोर्ट किया है तालिबान के लिए। वो बकायदा बाज़ाब्ता तौर पे बयानबाजी भी चल रही है कि तालिबान को काम करने का मौका मिलना चाहिए और उन्हें हुकूमत बनाने देनी चाहिए। नवाज शरीफ ने एक दिन पहले जो कराची में जलसा हुआ है, उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं की। क्या वजह है? वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। अपोजिशन जमातें जो है वो उस हवाले से एक बड़ी जमात के कायद है। वो इस हवाले से मेरे ख्याल में, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए कि अपोजिशन क्यों नहीं उस पे जो है वो हुक्मरानों के साथ खड़ी, या तालिबान को सपोर्ट क्यों नहीं करने के लिए तैयार हो रही? नवाज शरीफ ने क्यों कोई बयान नहीं दिया? वो मोदी और अमेरिकन सदर के अलावा कोई बात नहीं की उन्होंने? असल में यूनुस साहब, मामला ये है कि जो इस वक्त नून लीग में 2 ग्रुप बन चुके हुए हैं। एक ग्रुप शहबाज शरीफ के साथ है, एक मियां नवाज शरीफ के साथ है। तो इसलिए उनको तो सिर्फ अपने एक मसाइल का मसला है, अभी वो इस पे ना बात नहीं करना। जरा आपको शायद याद होगा 1 माह पहले उन्होंने वहाँ पे मसूद अहमद के बेटे से मुलाकात की लंदन में, इसके ऊपर बड़ा शोर पड़ा था, शायद आपको अंदाजा होगा। यहाँ TV पे शोर पड़ा, अखबार में बहुत ज्यादा इशू उठा था। नवाज शरीफ अभी इस पोजिशन में नहीं है कि वो वाज़ेह अपना कोई स्टेटमेंट जारी कर सके, क्योंकि हुकूमत ने तो बहुत वाज़ेह कह दिया ना कि वो तालिबान को एक्सेप्ट भी करेंगे और लोगों को वो मोटिवेट भी करें दुनिया पूरी को, तो उनको तो मौका मिलना चाहिए। तो ये इनको सियासतदानों को भी एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। हुकूमत के साथ जो खारजा पॉलिसी होती है, जो इंटरनल मामला होता है, उसके ऊपर हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। यही सियासतदान की एक निशानी होती है, पॉजिटिव थिंकिंग वाली। तो मेरे ख्याल मियां साहब, ये जो नवाज शरीफ के जितने भी करीबी लोग हैं वो तो तालिबान को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी हमदर्दियां तो तालिबान के साथ हैं। लेकिन नवाज शरीफ जहां पर मौजूद है, जहां बैठा हुआ है, वहां उसे पता है कि मैं अगर तालिबान को सपोर्ट करने की बात करता हूं तो मैं बरतानिया में यहाँ रह नहीं सकता, क्योंकि बरतानवी वजीर आजम तो तालिबान के खिलाफ है, वो तो उन्हें बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल उनके लिए ये मसला है कि वो इस वजह से कि अगर वो अफगानिस्तान के हक में या तालिबान की बात करते हैं तो यकीनन उन्हें पता है कि मेरा वीजा तो पहले ही खत्म हो चुका है, तो मुझे ये कहेंगे भाई निकले यहाँ से। लेकिन यूनुस साहब, ऑपोजिशन जो है इधर पाकिस्तान में जो मौजूद है वो भी अफगानिस्तान के हक में बात करती नजर नहीं आती, तालिबान के लिए बात करती नजर नहीं आती। इसके बरक्स अगर हम हुक्मरानों की बात करते हैं, मौजूदा जो हुक्मरान हैं वो अफगानिस्तान के साथ हैं और अफगानियों के साथ हैं। वो कहते हैं कि जो अफगान चाहता है, जो अफगानिस्तान चाहता है, जो अफगानी अवाम चाहते हैं, उसकी वहाँ हुकूमत कायम होनी चाहिए। जी मियां साहब, आप कुछ इस पर कहना चाह रहे हैं? असल मसला ये है कि तालिबान बेसिकली अकेले नहीं है, वहाँ पे 6 जमातें हैं। उनका अपना एक शुमाली तहाद है, जनूबी तहाद है, जिसको अहमद शाह मसूद का बेटा जो वो हैंडल कर रहे हैं। आप देखा होगा आपने पंजशेर में रात की फिर झड़पें शुरू हो गई है वहाँ पे तालिबान के साथ। फिर दाइश का वहाँ पे एलिमेंट, बहुत बड़ा एलिमेंट है दाइश का। दाइश चूंकि अमेरिका ने खुद ही उसको प्रोड्यूस किया हुआ है,
اب وہ چلے گئے ہیں, لیکن داعش کا بھی مقابلہ کرنا ہے ابھی طالبان نے. پھر اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ ابھی ان کو کسی سپورٹ تو نہیں نہ کیا ابھی فی الحال تو. ابھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرتے گیا, ابھی جب تک ان کی کابینہ نہیں بن جاتی, ان کی حکومت نہیں تیار ہو جاتی, تب تک سینیریو واضح نہیں ہو رہا. اس لیے ہر بندہ اوائڈ کر رہا ہے کہ ایسا پالیسی بیان نہ دیا جائے جو کہ ان کے نیگیٹو جائے. جب ان کی حکومت بنے گی, آج ان کا پہلا دن ہے. آج سے اب انہوں نے اپنا انہوں نے کونسل بنا دی, بار اپنی کونسل بن گئی ہے. اس میں انہوں نے 6 جماعتوں کو شامل کرنا ہے جو وہاں پہ ان کے مخالفین ہیں, ان کو بھی ساتھ دیں گے وہ. اور خاص طور پہ خواتین کا ایلیمنٹ بہت بڑا وہاں پہ. یہ ساری چیزیں واضح ہونی ہیں 3-4 دنوں میں. اس کے بعد پھر لوگوں کے آئیں گے سارے موقف سامنے آئیں گے, برطانیہ بھی آگے آئے گا, کیونکہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہے کسی کا. کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ طالبان ایک طاقت ہے. 20 سال انہوں نے کام کیا ہے, 20 سال میں پوری جنریشن جوان ہو جاتی ہے. بچے ان کے دیکھے بڑے ہو گئے ہیں, 20 سال جنگ لڑی ہوئے ہیں. اب وہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں. اب ان کا بھی دیکھیں نا, ان کا ایک مزاج بالکل چینج ہو گیا ہوا ہے. پہلے وہ بہت اسٹرکٹ تھے, لیکن اب وہ بڑی پولائٹ بات کرتے ہیں اور ہر بات سنتے بھی ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. یہ 3-4 دن میں سیریو چینج ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں بڑی پازیٹیو تھنکنگ آئے گی. پاکستان کے اوپر اس کا اثر پڑے گا بہت زیادہ. میاں صاحب, شمالی اتحاد جو ہے وہ طالبان کو کیوں نہیں سپورٹ کر رہا, اور وہ کیوں ان کے خلاف بغاوت کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ آپس کی لڑائی انہوں نے دوبارہ شروع کر دی ہے, اور انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا, بڑی ریلیاں بھی نکالی ہیں, اور انہوں نے افغانستان میں طالبان کے جھنڈے کو تسلیم نہیں کیا, وہ افغانستان کا پرانا جھنڈا لہرا رہے ہیں. یہ جو شمالی اتحاد کے لوگ ہیں, آپ کے خیال میں انہیں کون سپورٹ کر رہا ہے, اور یہ کیوں مزاحمت کر رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ شروع دن سے طالبان کی اینٹی پارٹی تھی. یہ احمد شاہ مسعود جو تھا وہ بیسیکلی شمالی اتحاد کو ہینڈل کر رہا تھا. اب وہ بھی امریکن سب کے ساتھ ملا ہوا تھا. اب ساری ان کی جتنی فیملی ساری امریکہ بیٹھی ہوئی ہے. یہ جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے وہ بھی امریکہ سے آیا ہوا ہے. تو ان کا ایک اختلاف اپنا, صرف اقتدار کے اختلاف نہیں, ان کے اپنا دوسرے معاملات بہت سارے ہیں جس میں یہ ان کے ساتھ اختلافات کرنے طالبان کے ساتھ. وہ تھوڑا سا بولڈ اسٹیپ لیتے ہیں, یہ تھوڑا سا سخت ہے اس معاملے میں. تو اس لیے ان کے اختلاف شروع سے زیادہ 20-25 سال ہو گئے یہ چلتا آ رہا ہے. اور ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے. ہر سیاسی جماعت کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے, اپنا ایک فارمیٹ ہوتا ہے, ان کا اپنا فارمیٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ مخلوط حکومت بنائیے. طالبان چاہ رہے ہیں کہ ہم مسجد طور پہ حکومت بنائے جو اسلامی طور پہ نقطہ نظر واضح کرے ساری. وہ چاہ رہی ہے جس کے اوپر ان کی اب باتیں بھی ہو رہی ہے اور مذاکرات بھی جاری ہیں, اب جھڑپیں بھی جاری ہیں رات کی. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا آپس میں پیچ اپ ہو جائے گا اور یہ وہاں کی قومی حکومت بنے گی, سب جماعتیں اکٹھی ہوگی, شامل ہوگی. میاں صاحب, کیا یہ پھر شمالی اتحاد کو بھی اس میں شامل کریں گے؟ احمد شاہ مسعود کے لوگ بھی آئیں گے؟ وہ شامل کرنا پڑے گا, وہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کیونکہ پنج شیر جو ہے نا, شروع سے لے کر 20 سال جب سے امریکہ وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس وقت سے وہ پنج شیر میں ان کی اسٹرانگ پوزیشن ہے اس وقت شمالی اتحاد. تو ان کو ساتھ مذاکرات کرنے پڑنے, اور کر بھی رہے ہیں ساتھ. یہ ڈیل کر رہی ہے ان کی آپس. میاں صاحب, عام بات جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ افغانستان میں خواتین جو ہے وہ وہاں سے نکل رہی ہیں, کابل ایئرپورٹ پر صورتحال بڑی خراب ہے, وہ ہنگم پیل دیکھی گئی, تو اس کے بعد وہاں کی امن و امان کی صورتحال کیسے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے؟ جب تک وہاں خواتین جو ہے وہ جانا بند نہیں کریں گے, مہاجرین کا وہاں واپسی جانا بھی شروع ہے جیسے, وہ ایک اچھی بات ہے. لیکن وہاں سے خواتین کا بار بار یہ کہنا کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ان کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور بہت سے لوگ جو ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایئرپورٹ پہ اس صورت میں نکلے تھے کہ وہ ہر صورت وہاں سے جانا چاہتے تھے. اس کے لیے طالبان نے کیا کیا آپ کے خیال میں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جی سر, یہ بڑا اچھی آپ نے بات کی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان ایک تو خوف ہے لوگوں کے اوپر بیٹھا ہوا بہت زیادہ, جو پہلے سے وہ, کیونکہ وہ بات کرتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے کہ عورت کو گھر میں رہنا چاہیے, عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں نا, اب وہ چینج ہو گئے ہیں. 3 دن پہلے انہوں نے جو ان کا جو ہیلتھ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا, ہیلتھ کی جو خواتین ہیں, ان سب کو طالبان نے ڈیوٹی پہ بلا لی ہے. 4 دن پہلے انہوں نے سب کو بلا لی ہے. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہاں سے لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ لوگ اصل میں جب انخلا ہوتا ہے نا, جب افراتفری پیدا ہو جاتی ہے, ملک میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے, اس میں پھر لوگ اپنے مستقبل کو روشن مستقبل کے لیے پھر کچھ لوگ اسٹیپ لے لیتے ہیں. وہ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں طالبان یہاں پہ سختی کریں گے, یہاں پہ اسلامی معاملہ سارا شروع ہو جائے گا تو ہم لوگ سروائیو نہیں کر پائیں گے. وہ پھر اپنے روشن مستقبل کے لیے نا اپنا وسر نکل جاتے ہیں. اب کہتے چلے یہ باہر یورپ چلتے ہیں. اب یہ جو لوگ جا رہے ہیں, یہ بیسیکلی سارے جو وہاں تو فوج کام کر رہی تھی نا, کہ ان کے سارے کانٹریکٹر ہیں, سارے ان کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے, ان کے ساتھ ساری ان کی ایفیلیشن تھی. ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ ہمیں یہ طالبان سے نقصان نہ پہنچائے گاندھی. اس وجہ سے لوگ وہاں سے افراتفری میں نکلنے کی کوشش کر. لیکن طالبان نے کل رات کو بھی انہوں نے زبی اللہ جو ان کا ترجمان ہے, اس نے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا کہ ہم لوگ کسی کو نہیں کچھ کہیں گے, ہم نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے. اس سے بھی لوگوں کو تھوڑا سا حوصلہ مل رہا ہے, کافی حوصلہ مل رہا ہے.
सिनेरियो चेंज हो रहा है आस-पास। सब तो 130 साल से बड़ा दाग बनी हुई उनकी, वो दाग को वो खुद भी पोलाइट तरीके से, नरम तरीके से खाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल ठीक हो जाएगा, काफी बेहतर है। हारून रशीद साहब ये भी बताएगा कि अगर अफगान तालिबान सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम हो जाते हैं तो क्या अमेरिका जो है दोबारा मुदाखलत करेगा? नहीं जी, अमरीका की तो कैपेसिटी लग, देखिए ना, अमरीका का इतना असला वहां पे रह गया है, उसका भी नुकसान इतना हो गया है। 42 अरब डॉलर उसने खर्च किया यहाँ पे, तो 42 अरब डॉलर खर्च करने के बावजूद 20 साल यहाँ पे वो रहा है, लेकिन उसको हासिल कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अब तो वो दोबारा गलती करेगा नहीं कभी। देखिए ना, नेटो भी लड़ी है वहां पे, एक फौज नहीं थी वहां पे, तकरीबन 13-14 ममालिक की फौजें वहां पे लड़ी हैं आगे, लेकिन तालिबान के साथ वो नहीं टिक पाए वहां पे, क्योंकि तालिबान का एक अपना बड़ा मजबूत वहां पे नेटवर्क है। हारून रशीद साहब, बात तो ये सामने आई है कि तमाम तंसीबात जो थी अमेरिका की जानिब से जो उधर लाई गई थी, और 70 के करीब जो तैयारे थे वो जाते हुए अमेरिकन फौज जो है वो उसको तबाह करके गए हैं। जी, तो वो तबाह तो कर गए, लेकिन जो उनकी 2000 वक्तबंद गाड़ियां, जो उनके इंस्ट्रूमेंट है, जो असला जो उनका है, जो उनकी नेटवर्क की सारी उनके तालिबानी कंट्रोल में आ गई, वो तो अब नेटो को भी गुजारिश कर रहे हैं हमारा किस तरीके से वो असला वापस कर दे। शायद आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले तालिबान ने ये कहा था कि ये जनाब हमें जो चीजें मिली हैं ये हमें माली गनीमत मिला है। तो वो तो इस्लामी नुक्ता नजर से ये बात कर रहे हैं ना, माली गनीमत कहते हैं जो जंग के बाद जो चीजें मिलती है वो इस्लामी नुक्ता नजर से वो उनकी होती है, जो वहां पे बंदा रहता है जिससे काबज हो जाता है। तो अब वो उनको बहुत खतरा है कि जो हमारी चीजें उनको मिल गई हैं वो उससे वो आगे कहीं किसी को दे ना दे। ज्यादा खतरा तो ये है कि पाकिस्तान ना ले ले कहीं, या चाइना ना ले ले, या ईरान हमारे साथ बहुत ज्यादा दोस्ती के साथ है। ये चीजें उनका अभी बहुत ज्यादा खतरा उनको पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी निगोशिएशन हो रही है, इनके साथ हो रही है। तो कह रहा है कि वो असला आप इनको वापस कर दे, वो मान के तैयार ही नहीं है। अब एक और मसला भी आएगा कि अभी तालिबान ने फौज बनानी है अपनी, उन्होंने फौज के लिए बहुत बड़ा काम करना है, वो बहुत बड़ा इम्तिहान उनके लिए है। इतने बड़े मुल्क वाले के लिए फौज बहुत जरूरी होती है। फिर सिविल के लिए उन्होंने अपनी अभी तैयारी करनी है, सिविल मैच में बहाल करने अभी उन्होंने। अभी तो ये तकरीबन 2-4 माह में सिनेरियो वाक़ होगा सारा टोटली जो है। ठीक है, सीनियर सहाफ़ी मियां हारून रशीद हमारे साथ मौजूद थे, आपने टाइम दिया, आपको बहुत शुक्रिया। मजीद भी बात करेंगे आयशा केस के बारे में, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आयशा अकरम केस के बाद जराइम की रोकथाम के लिए और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए आईजी पंजाब इनाम गनी ने सेल कायम किया है, एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल। ये सेल इसलिए कायम किया गया ताकि ख्वातीन के साथ इस तरह के जो वाक़यात हैं उसकी रोकथाम के लिए चेक एंड बैलेंस रखा जाए। इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ यूनुस साहब मौजूद हैं। यूनुस साहब, बताइएगा कि क्या ये सेल मौसर किरदार अदा कर पाएगा इन वाक़यात की रोकथाम के लिए? इसके लिए हिरा जवेद मैं ये कहूँगा कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में जब भी कोई वाक़या पेश आता है, चाहे मुल्क में कोई खुदकुश बमबार आ जाए, कोई ऐसा सानिया जो माजी में पेश आते रहे हैं, तो क्या होता था कि जनाब शहर की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती थी, शहर के जो दाखिली रास्ते हैं उनको चेकिंग का मामला सख्त कर दिया जाता था, और होता क्या था फिर भी मामला रुकते नहीं थे, फिर भी वाक़यात रुकते नहीं थे। जो हम बड़ा जो है आपके सामने मुल्क में इस तरह की सूरत रही है कि आए दिन कहीं ना कहीं बम धमाकों का हमें सामना रहा है, खुदकश धमाकों का हमें सामना रहा है। हमारी बहुत सी फोर्स, हमारे बहुत से जवान इसमें शहीद हुए हैं, लेकिन हम उन लोगों को रोक नहीं पाए। ये एक आईजी साहब का अच्छा इकदाम है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन सोचने की ये बात है कि ये भी जो सेल बनाया गया है हमारी इसी फोर्स ने उसको हैंडल करना है। इसी फोर्स के अंदर से बस अफसरों को एक जनाब क्या कह दिया गया है कि अब एक ऐसा सेल आप तश्कील दें। इस सेल के लिए उन्होंने कहा जी पूरे पंजाब में इसकी तशहीर की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तशहीर की जाएगी, प्रिंट मीडिया में तशहीर की जाएगी, सोशल मीडिया पर तशहीर की जाएगी। और आज आके इसका जिम्मेदार किसको करार दिया गया है? वही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट का सरबराह है पुलिस का, वही जो जिले को हैंडल कर रहा है। और मुकदमे को कौन हल है? इस तरह के जो सेल के बाद अगर इस तरह के जो मुकदमात हैं उनके लिए अगर कार्रवाई का जिम्मेदार करार दिया गया है तो वही एसडीपीओ है, वही डीएसपी, वही एएसपी। तो ये सेल बनाने का मकसद जो है वो मकसद ये है कि खवातीन को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आप देखें कि इस वाक़या के बाद जो आयशा अकरम का वाक़या पेश लाहौर में आया था, तो यके बाद दीगरे लाहौर में बहुत से वाक़यात पेश आ गए।
यानी कि एक वाकया नहीं हुआ, उस वाकये में हमने 400 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की। लोगों को तो डर जाना चाहिए था, उसमें बहुत से बेगुनाह लोग भी पकड़े गए हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो हम कह सकते हैं कि गुनाहगार हैं, और वो अब तकरीबन 150 के लगभग 144 बंदे जेल में बंद हैं, और मोहतरमा जिसने मुकदमा दर्ज कराया है वो उसको फेस करने के लिए तैयार नहीं है। उसने शनाख्त परेड के लिए जेल जाना था, नहीं गई। उसके बाद 4-5 ऐसे वाकयात पेश आ गए हैं, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल को जो वाकयात है वो रुनुमा हो चुके हैं। और जैसा आपने बताया कि सेल कायम कर दिया गया, तो इससे पहले भी सेल कायम किए गए, लेकिन फिर भी इनके तदारुक के लिए, इनकी रोकथाम के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। इस बार ये जो सेल कायम किया गया, क्या ये सच में इफेक्टिव होगा, मौसर इकदाम कर पाएगा? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वक्त के साथ साथ हर अफसर, हर जो ओहदेदार है वो अपनी ताई कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं कि वो पब्लिक को सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, वो उनके लिए फैसिलिटेट करें उनको तमाम प्रोसेसेस में, और उनके लिए जो थाने हैं वो एक अच्छी जगह हो जहाँ पे उनके मसाइल हल किए जाएं। अच्छा, उसमें बहुत सारे जो पुलिस है वो आइसोलेशन में काम नहीं करती। देखिए, पुलिस एक पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक हिस्सा है, तो उसमें हम अपनी ताई कोशिश जरूर करते हैं। जो पहले सेल बने हैं स्क्रूटनी के लिए बने हैं, तो उससे मुकदमात में बेहतरी आई है। जो चलान सबमिट हुए हैं जो लकूना से, वो बेहतर होते थे। इसी तरह एक हमने सिस्टम बनाया है जिसमें इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंस के लिए सेल क्रिएट किया गया है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं उसमें हम अपने तजर्बात की बेसिस पे, और जो हमारे दोस्त अहबाब जो हैं, जो पुलिस से रिलेटेड हैं, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा हैं, उनकी मदद से हम लोग बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इससे भी मजीद बेहतरी आएगी। अच्छा जी, इसमें साहब ये बताइएगा, बड़ी मेहरबानी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आप बता रहे हैं, हम IG साहब के इस इक़दाम को अप्रिशिएट करते हैं, पंजाब पुलिस के इस इक़दाम को अप्रिशिएट करते हैं। तो स्क्वायर साहब, इससे पहले जब स्पेशली कसूर में कुछ वाकयात पेश आने के बाद लाहौर समेत दीगर अजला में अवेयरनेस के लिए कुछ सेमिनार मुनक्कद किए गए थे। बच्चों को, वालिदैन को उसमें बुलवा के बाकायदा बताया जाता था कि बच्चों, अगर आपको किसी ने अचानक रास्ते में कॉल दी, बुलवाया, तो आपने नहीं जाना, आपने घर आके बताना है। तो इसके लिए जो आपने तशहीर का सिलसिला बताया है, वो किस तरह से तशहीर होगी, और लोग जो अब अपनी मदद के लिए खवातीन कॉल कर पाएंगी, वो 15 ही कॉल होगी, या कोई अलहदा से हम कोई नंबर उन्हें फराहम करेंगे जिस पर वो लोग कॉल किया करेंगे? जी भाई साहब, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, और ये बिल्कुल इसकी तशहीर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी करेंगे, आपकी मदद से प्रिंट मीडिया में भी करेंगे, अपनी वेबसाइट्स पे भी लगाएंगे, ग्रुप्स में भी करेंगे है। और जैसे कि एक पहले हमने ऐप की थी वुमेन प्रोटेक्शन ऐप, वो अपलोड की हुई है, वो गूगल में भी दस्तयाब है, प्ले स्टोर में भी है, और हमारी वेबसाइट पे भी है कि वो उस पर अगर प्रेस करती हैं तो 15 पे जाएगा। लेकिन जो सेल है इसके लिए हम लोग डेडिकेटेड नंबर्स लेंगे, और वो डेडिकेटेड नंबर्स जो हैं उसकी इसी तरह हम लोग तशहीर करेंगे। देखिए, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सेमिनार्स और इस किस्म की कन्वेंशंस करने से ही पब्लिक में आगाही आएगी, और इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल इस तरफ भी मुकम्मल तौर पे तवज्जो है। और ये इन नियर फ्यूचर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत सारे हम सेमिनार इसमें कंडक्ट करेंगे और लोगों को इनवाइट करेंगे। सुहेल सुखैरा साहब, ये भी बताएगा कि आयशा अकरम केस में आपने देखा कि तमाम पुलिस अफसरान जो थे उनको हटा दिया गया है, तो इसी तरह अगर पुलिस कामयाब होने में नाकाम हो जाती है रोकथाम के लिए, और इस तरह के वाकयात फिर भी होते हैं, तो क्या पुलिस अफसरान जो है उनको ही हटाया जाएगा? जो सेल के अफराद हैं जो इस पे यानी कि काम करेंगे, उनको हटाया जाएगा? ये भी बताइएगा। देखिए, वो तो आप जब कोई चीज, किसी चीज की भी इंक्वायरी करते हैं तो उसमें जो आदमी जिस लेवल पे जिम्मेदार समझा जाएगा उसको नेचुरली उसी के मुताबिक सजा, समटाइम्स सजा ज्यादा सख्त भी मिल जाती है, समटाइम्स कम मिल जाती है, ये फैक्टर्स तो अपनी जगह हैं। लेकिन इंक्वायरी में डिटरमिन किया जाता है जिस बंदे पे लायबिलिटी जिसकी बनेगी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, उसी को ही यकीनन इस चीज का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हाँ, वो अगर सेल वाले ने अपना काम नहीं किया तो वो इसका जिम्मेदार होगा, और अगर फील्ड के ऑफिसर ने नहीं किया तो वो इसका जिम्मेदार होगा। सुखैरा साहब, माजी में हमने फोर्सेस की जो है तादाद
बढ़ाने के लिए या पुलिस का मोराल बुलंद करने के लिए, इसमें बेहतरी लाने के लिए मुख्तलिफ फोर्सेस मुतारफ कराई, जिस तरह हमने पीरू फोर्स, डॉल्फिन 15, ये सारी, अब इस तरह एक नया सेल का जो क्याम अमल में लाया गया है। क्या ये अगर थानों में जो सूरत हाल है, नफरी कमी की वजह से बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो भी सूरत हाल होगी, अब इस सेल का क्याम अमल में आने के बाद भी मुकदमा तो थाने में दर्ज किए जाएंगे, वही डीएसपी जो है इसकी सुपरविजन करेगा, जो आप स्पोर्टिंग अफसर जो इसके लिए तैनात करेंगे तो वो भी उस एसडीपीओ की मदद से मसले को हल करेगा। क्या ये कोई बड़ा ठीक है, इकदाम तो अच्छा है, लेकिन थानों की नफरी पे काबू पाना जो है वो कोई क्या ख्याल में हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है? क्या किया जाएगा और क्या इसके लिए कोई अलहदा से फंड भी रिलीज किए जाएंगे, ये जो सेल का क्या मामले में लाया गया है? अब्बास साहब, आप माशाल्लाह की ये सारी उम्र आपकी भी गुजर गई है क्राइम को डील करते हुए, तो आप भी बिल्कुल नब्ज पे हाथ रखते हैं। ये 100% आपकी बात दुरुस्त है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये इस चीज को बाकायदा बड़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है, और उसके लिए हम लोग बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि हमें इसमें रिसोर्सेज भी दें, और ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी इंक्रीमेंट के लिए भी बिल्कुल ये बात ज़ेरे बहस है और ये इसको किया जाएगा। हम इस चीज को स्पेशली बड़ा अप्रिशिएट करेंगे सुकैरा साहब के आईजी साहब के आने से हमने देखा है कि जो सीपीओ ऑफिस में दफातर मौजूद थे आपकी सूरत में, आगे की सूरत में या वेलफेयर की सूरत में, उनको बड़ा एक्टिव कर दिया गया है। ये बड़ी अप्रिसिएशन है। हमने देखा है कि आपके डीएजी इन्वेस्टिगेशन को इसका जिम्मेदार करार दिया गया है कि मुकदमात की वो खुद निगरानी करेंगे। अब इस तरह से जो काम शुरू हुआ है, उम्मीद है कि इसके बेहतर रिजल्ट आएगा, बेहतर नताइज आएंगे। तो इसी तरह दीगर मामलात को काबू करने के लिए, जराइम की शरह पर रोकथाम के लिए, एहतसाब का सेल मजबूत करने के लिए भी काम करने की जरूरत है। तो उस हवाले से भी मेरे ख्याल में आईजी साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए। जी सुकैरा साहब। सुकैरा साहब मेरे कॉल कट गई है। सुहेल सुकैरा साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक सो राब्ता मुनक़ता हो गया है। इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। यूनुस साहब बताइएगा कि वो कह रहे थे कि एक अच्छा इकदाम है आईजी पंजाब की जानिब से, और वो तो काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि इस सेल के बाद इस तरह के वाक़ियात जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। जी, सुहेल सुकैरा साहब को स्पेशली आईजी साहब ने मीडिया के हवाले से स्पोक्स पर्सन जो है वो तैनात किया है, और मैं समझता हूं कि उन्होंने एक ऐसे पुलिस अफसर की तैनाती अमल में लाए हैं कि सुहेल सुकैरा के बड़े रूट्स हैं मीडिया में, और वो मामलात को हैंडल करना जानते हैं, और वो यकीनन इसकी तशहीर के लिए और पंजाब भर में जो इसके लिए उन्होंने फैसला किया है कि इस सेल की सूरत में हम पुलिस को जिम्मेदार करार देते हुए कहेंगे कि इस पे अमल दरामद करवाया जाए। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये तमाम जो पंजाब के अजला हैं उसके लिए एक मॉनिटरिंग का सिलसिला भी उस पर बरकरार रखा जाएगा। जो डीएजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब है, जो आईजी साहब के दफातर में बैठता है, वो इसकी निगरानी करेगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन बात वही आती है कि माजी में भी इस तरह के बहुत से इकदाम किए गए हैं। मसलन जराइम की शरह को कंट्रोल करने के लिए साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने डॉल्फिन फोर्स का अमल क्याम में लाए थे। वो डॉल्फिन फोर्स आपने देखा है गलियों में घूमती है, फिरती है। पहले शुरू में उन्हें पिस्तौल दिए गए, पिस्टल जब फराम किए गए तो उनकी वजह से बड़े हादसे पेश आए, उनकी वजह से बड़े मसाइल सामने आए। तो वो चीजें जो है वो पॉजिटिवली नहीं थी। जो आयशा का केस था, इसमें भी डॉल्फिन फोर्स ने ही जाके आयशा को बचाया था। पुलिस तो जाए वक्फा पर पहुंच नहीं सकी थी। उसके लिए ये है कि डॉल्फिन फोर्स अब हमारी जो है वो एक पेट्रोलिंग पुलिस का किरदार अदा कर रही है। जब 15 पे कॉल की जाती है तो वहाँ डॉल्फिन फोर्स ने ही पहुंचना होता है, तो डॉल्फिन फोर्स ही वहाँ जाती है, थाने की पुलिस नहीं जाती। डॉल्फिन फोर्स अगर वहाँ उनको कॉल करेगी तो वो आ जाएंगे, अदरवाइज वो पुलिस उनकी जो वहाँ मौके पे पहुंचती है वो जिम्मेदारी डॉल्फिन की ही आयद की गई है। तो ये मामलात हैंडल करने के लिए, जराइम की शरह को कंट्रोल करने के लिए फोर्स मुतारफ कराई गई है। तो अब ये जो सेल अमल में लाए हैं, जो सेल का क्याम तश्कील दिया गया है, ये आईजी साहब ने स्पेशली इमरान खान के नोटिस लेने के बाद के जो सुहेल सुकैरा साहब ने मैं दोबारा ज्वाइन कर लिया। जी सुकैरा साहब, हम बात कर रहे थे। जी सुकैरा साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है। सुकैरा साहब, हम कह रहे थे कि बड़ा हम अप्रिशिएट करते हैं कि आईजी साहब ने स्पेशली
CPO ऑफिस में जितने भी हमारे दफातर हैं वो वेलफेयर की सूरत में है, IT की सूरत में है, आपकी सूरत में है, इन्वेस्टिगेशन की सूरत में है, उनको बड़ा उन्होंने एक्टिव कर दिया है। जिस तरह DIG इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने इसकी निगरानी पर मामूर किया है। तो क्या हम कहते हैं कि पंजाब में जराइम की शरह को कंट्रोल करने के लिए भी कोई इकदाम ऐसे अमल में लाए जाने चाहिए कि जो बढ़ते हुए वाकयात हैं पंजाब में, जराइम की शरह कम नहीं हो पा रही, और बिलखसूस जो लाहौर है वो चेहरा मोहरा है पंजाब का, उस हवाले से भी कोई पुलिस इनिशिएटिव लिया जा रहा है, कोई इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल भाट साहब, इसमें आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इसमें गहरी नजर है। और आपने देखा है कि जितनी मेहनत IG साहब खुद भी कर रहे हैं और जितने उनके स्टाफ ऑफिसर्स कर रहे हैं, IT के जो इनिशिएटिव्स हैं और जो एप्लीकेशंस मुतारफ कराई गई हैं, ये फिनोमिनल है। वकास नज़ीर बहुत मेहनती अफसर हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। इसी तरह वेलफेयर से भी हमारी ब्रांच भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर रही है। तमाम जो स्टाफ ऑफिसर्स हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो दूसरी जो जराइम की बात है वो बिल्कुल बाज़ औक़ात वेव आ जाती है, गैंग ऑपरेट करता है जो समटाइम्स नहीं पकड़ा जाता, लेकिन जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काम हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर काम कर रहे हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन भी, यहाँ पे CPO में भी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो है वो भी उनको सपोर्ट कर रही है, सुपरवाइज कर रही है चीज़ों को। और जो गैंग मेंबर मिसिंग हैं और इसी तरह जो इनकी हिस्ट्री शीट्स, रिकॉर्ड वगैरह, ये सब पे इस पर साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो वेव अगर थोड़ी सी आई हुई है तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह कर्व हो जाएगी और ये हम लाहौर को रहायशियों के लिए इंशाल्लाह एक पुरअमन शहर बनाएंगे और लोग इंशाल्लाह इसमें सिक्योर ही फील करेंगे। इसकरा साहब, ऐशा अकरम केस के बाद ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने वायरलेस पर एक पैगाम नशर किया था लाहौर में। स्पेशली ये उन्होंने अपने मतहतों को हदायत जारी की थी कि कोई भी लड़का किसी भी रक्शे के ताकब में या किसी भी खवातीन को छेड़छाड़ में मुलव्वस पाया गया तो उन्हें फौरी काबू किया जाए और हवाला पुलिस किया जाए। क्या इससे पैनिक नहीं फैलता या ये एक पॉलिसी का हिस्सा है, बाकी अजला में भी ऐसा किया जा रहा है? वो बेसिकली देखें, जो लड़के शरारतें कर रहे होते हैं या लड़कियों को हरास कर रहे होते हैं या उन्हें एम्बैरस कर रहे होते हैं इन फ्रंट ऑफ द फैमिलीज, वो व्हाट्सएप क्लियर हो जाता है। 2 मिनट में आप देखते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये नॉर्मल ट्रैफिक कर रहा है, नॉर्मल मोटरसाइकिल चला रहा है या ये किसी को बॉदर कर रहा है। तो अगर कोई किसी को बॉदर कर रहा है तो उसको जरूर चेक करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस सेल में भी जो ये नया क्रिएट किया गया है, इसमें भी इंस्ट्रक्शंस तमाम यूनिट्स को हैं कि मुझे एक आइडिया था कि जी मेरा एरिया नहीं है या मैं किसी दूसरे यूनिट से बिलोंग करता हूँ, तो क्योंकि तमाम ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो उन सबको भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अगर आप देखते हैं कि कोई भी जुर्म या कोई चीज होती है तो उसको इनकरेज किया गया है कि वो फौरी तौर पर उसकी कॉग्निजेंस लें और उसमें कोशिश करके अपनी अगर उनकी प्रेजेंस है तो उसको फील कराएं और अगर क्राइम कहीं हो रहा है तो उसको डेट्रीमेंट करें। ठीक है, जराइम की रोकथाम के लिए काम जारी है इस वक्त। सुहेल वगैरह, DIG ऑपरेशंस पंजाब, आपका बहुत शुक्रिया टाइम का। जी यूनुस साहब, बताइएगा कि सच में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सेल कायम किया गया है ये सच में मौसर साबित हो पाएगा? जी, उम्मीद तो यही है कि इसके लिए बाकायदा एक जो फोर्सेस का अमल तश्कील दिया गया है और इसके लिए जो कोशिशें की जा रही है वो पॉजिटिवली है और इसके लिए खवातीन को रिलीफ मिलेगा। और इससे जो कार्रवाइयाँ हैं, कम अज़ कम पहले कार्रवाई में बड़ा ताख़ीर हो जाती थी, कार्रवाई बर वक्त नहीं की जाती थी, खवातीन की दरख्वास्तें थानों में पड़ी रहती थी। जिस तरह ऐशा का केस आपने देखा कि पुलिस ने तवज्जो नहीं दी और कई दिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और उसके बाद इस तरह के वाक़यात का जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नोटिस लिया तो किसी भी थाने में, किसी भी इलाके में जब कोई खतून कॉल करती है तो पुलिस मेरे ख्याल में डकैती की वारदात में बाद में पहुँचती है, ऐसे वाक़यात में पहले पहुँच जाती है और खवातीन को रिलीफ मिलेगा। इससे खवातीन जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा की गई हैं और खवातीन का मुआशरे में मकाम जो है बुलंद करने के लिए सारे इक़दाम किए गए हैं और हमें इसका बिल्कुल जो है साथ देना चाहिए और हमें हुकूमत के और पुलिस के इन इक़दाम को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है यूनुस साहब, क्लोजिंग का वक्त हुआ जाता है। पीर के रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत के बाद 7 दोबारा हाजिर होंगे और सियासी प्लान से अपनी हीरा मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अलने के बाद